अब आ जाते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पे, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो यार, एग्जाम में तो कहीं बोल के नहीं आएगा कि भाई ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम में कहीं ऐसा लिख के आता है क्या? नहीं। एग्जाम में कहीं भी बोल के ये चीज तो नहीं आएगी कि ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। ये सारी चीजें कभी बता के नहीं आएगी। क्वेश्चन को देख के हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से पार्ट का है, कौन से कॉन्सेप्ट का है, ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगा पाऊं, हाँ या ना। ये चीज अपने को समझना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पहचानने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहला बात है, जो नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे होंगे, एन जो है वो क्या है, फाइनाइट है, एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। एक्सपेरिमेंट करने से मैं पहले ही बता दूंगा कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को 5 बार करने वाला हूँ, 8 बार करने वाला हूँ, 10 बार करने वाला हूँ। एन की वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। जब भी मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा तो 2 ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, मतलब या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अदर ट्रायल। एक पहला बार जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो भी सिचुएशन निकल के आया, वो दूसरे वाले बार में जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा वो पहले वाले बार पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सेकेंड टाइम जब आप ट्रायल लेंगे तो वो पहले वाले ट्रायल पे डिपेंड नहीं करेगा। हर ट्रायल एक इंडिविजुअल ट्रायल है, हर ट्रायल की जो क्षमता है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल के हिसाब से चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन के साथ समझेंगे सिचुएशन को। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो p होता है वो होता है सक्सेस, p होता है सक्सेस, जो q होता है वो होता है फेलियर, है ना। सक्सेस प्लस फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1। सक्सेस प्लस फेलियर का जो सम होता है वो क्या होता है, 1। आर जो होता है वो होता है कि मैं उस इवेंट को कितने बार कर रहा हूं। जैसे अगर 10 बार कर रहा हूं तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अगर मैं 3 कॉइन फेंक रहा हूं, साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन, मतलब क्या कह रहा है, आपको निकालना है नंबर ऑफ टेल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। चलो, अजीब सा लग रहा था। हेलो, चले अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। मतलब एक कॉइन को मैं कितने बार फेंक रहा हूं, 3 बार फेंक रहा हूं, या 3 कॉइन को 1 बार फेंक रहा हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं एक कॉइन को 3 बार फेंक रहा हूं। साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स मतलब एक कॉइन को 3 बार फेंक दिया। तीनों कॉइन को 1 बार फेंकने से अच्छा एक कॉइन को 3 बार फेंका। एक कॉइन को जब मैं 3 बार फेंका तो मेरा जो एन है वो कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब मैं कॉइन को मैक्सिमम 3 ही बार फेंक रहा हूँ, 3 ही बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है। अब आप मुझे बताइए, जब आप पहली बार कॉइन को फेंकेंगे तो जो टेल आने का चांस है, दूसरी बार फेंकेंगे तो बदल जाएगा क्या? नहीं ना। तो टेल आने का जो चांस है, सक्सेस जो है टेल आने का, एक बार आप कॉइन फेंकते हैं तो टेल आने का चांस कितना होता है, 1/2। तो टेल नहीं आने का चांस कितना है, 1/2। मतलब पी और क्यू आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। एन की वैल्यू आ गई 3। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ टेल्स का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ टेल्स का। तो जो मेरा एक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ टेल्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, मान लो पहली बार आप फेंके टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया, मतलब तीनों का तीनों टेल आया। तीनों बार फेंके एक बार भी टेल नहीं आया, तीनों बार फेंके एक बार टेल आया, तीनों बार फेंके 2 बार टेल आया, तीनों बार फेंके तीनों बार टेल आया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है, एक 2 हो सकती है, और एक 3 हो सकती है। हाँ यार, ये 4 सिचुएशन है एक्स के लिए, मेरे पास ये 4 सिचुएशन है, 0 1 2 3।
तो x की वैल्यू जब 0 होगी, n तो 3 है, x की वैल्यू 0 मतलब जो r है, r क्या होता है कि क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, r क्या हो सकता है 0 1 2 3, एक भी टेल नहीं आया, एक टेल आया, दो टेल आया, तीन टेल आया, फेक तो तीन ही बार रहा हूं, तो r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3। तो यहाँ आप x की जगह r भी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। x की जगह आप यहाँ पे अगर r कर देते हो इसको तो भी ये बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। r क्या है, x तो नंबर ऑफ टेल्स में बोलूंगा, मतलब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स निकालना है। अब r क्या डिफाइन करता है, जब मैं इस फॉर्मूले में r रखता हूं, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें आप जो r रखते हैं वो ये दिखाता है कि x और r बराबर ही हैं। यही मैं आपको तब से बोल रहा था, मैं x की जगह r भी लिख सकता हूं। मैं x क्या है, मेरा रैंडम वेरिएबल है। r क्या दिखाता है कि जब x की वैल्यू 0 है, मतलब एक भी टेल नहीं आ रहा है, x जो है, ये जो x है ये जब 0 है, x जब 0 है तो आप फॉर्मूला जो लिखते हो क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r, यही लिखते हो ना। तो वो r के जगह हम 0 रख देते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर x तो 0 है, आप r के जगह कैसे 0 रख रहे हो, ये है आपका फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू r का। तो फॉर्मूला लगाते हैं NCR, n कितना है 3c, r कितना है 0 इंटू p की पावर 0 इंटू q की पावर 3 माइनस 0, 3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट। सेकेंड सिचुएशन के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूंगा तो आ जाएगा 3c1 p की पावर 1 q की पावर 2, फिर आएगा 3c2 p की पावर 2 q की पावर 1, फिर आएगा 3c3 p की पावर 0 q की पावर 3। हाँ या ना, एनी डाउट। अब 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3, p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 2, 3c2 मतलब 3c1, 3 के बराबर ही हो गया, 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 1, 3c3 मतलब 1 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 3। तो ये बन गया 1/2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये बन गया 3/8। यहाँ तो बनेगा 1 इंटू 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 3, तो ये बन गया 1/8, ये बन गया 3/8, ये भी बन गया 3/8, और एक ये वाला सिचुएशन ये बनेगा 1/8। चारों का प्रोबेबिलिटी मैं आपको निकाल के दे दिया। जब एक भी टेल नहीं आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है, एक टेल आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है, दो टेल आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है, तीन टेल आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है। कभी भी आपको लगता है कि आप गलत निकाले हैं, सबका सम करके देख लेना, 1 आएगा। ठीक है, चलो। 8 coins are thrown simultaneously. 8 coins are thrown simultaneously so that the probability of getting at least 6 head is 37 by 256. आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड कितने बार आ रहा है। तो मैं अगर x की बात करूंगा, 8 बार मैं कॉइन फेंक रहा हूं, मतलब जो मेरा n है वो कितना हो गया, 8 हो गया। जब मैं फेंक रहा हूं, एक बार भी फेंकूंगा कॉइन को, तो हेड आने का चांस कितना हो जाएगा 1/2, और हेड नहीं आने का चांस वो भी कितना हो जाएगा 1/2। ये आ गया NPQ। अब एटलीस्ट 6 हेड, इसका मतलब एटलीस्ट 6 हेड का क्या मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी, ऐसा लिख सकता हूं, एटलीस्ट 6 हेड को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसा लिख सकता हूं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब होता है x इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7 प्लस x इज इक्वल टू 8। तीन ही सिचुएशन है भाई, 8 ही बार फेंक रहे हो तो या तो 8 के 8 हेड आएंगे, या 7 हेड आएगा, या 6 हेड आएगा, या उससे कम आएगा। मेरे को x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोला है, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8, ये तीन सिचुएशन आ गया। तो जब मैं x इक्वल टू 6 की बात कर रहा हूँ, x इक्वल टू 6 मतलब क्या, n की जगह तो 8 रखूंगा, 8c, x इज इक्वल टू r होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। आप 8 बार कॉइन को फेंक रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं। क्या ये टाइम टू टाइम बदलेगा, नहीं बदलेगा, मतलब ये एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r लगाएंगे, तो x इक्वल टू 6 है तो r की वैल्यू 6 हो गई, तो 8c 6 इंटू पी की पावर 6 इंटू क्यू की पावर 2। वैसे ही 8c 7 इंटू पी की पावर 7 इंटू क्यू की पावर 1, फिर 8c 8 इंटू पी की पावर 8 इंटू क्यू की पावर 0। हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया। पी और क्यू दोनों सेम है, 1/2 है, तो ये टोटल 1/2 की पावर 8 बन जाएगा, ये भी 1/2 की पावर 8 बन जाएगा, ये भी 1/2 की पावर 8 बन जाएगा। 8c 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8c 2 के बराबर होता है,
इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8c7 मतलब 8c1 इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8c8 मतलब 8c0 इंटू 1/2 की पावर 8। बेसिक पीएनसी आपको आना चाहिए, 11th में हमने ये पढ़ाया है, ठीक है। चलो, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और भी चीज था। सबसे पहले तो ये आ गया, फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। एटलीस्ट 3 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है। अब इसमें 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। ये तीन चीज लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना। ये आप निकाल लेंगे, x0 x1 x2 निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू भी वैसे ही निकालें जैसे उसकी निकालेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 8c2 का मतलब होता है 8 इंटू 7 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 28 इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8c1 का वैल्यू होता है 8 इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8c0 का मतलब होता है 1 इंटू 1/2 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 37 इंटू 1/2 की पावर 8। सो इट इज 37 बाय 256, 37 बाय 256, हाँ या ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 5 cards are drawn successively with replacement। 5 cards are drawn successively with replacement। ध्यान से देखना, मैं 5 बार कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मेरा जो n है वो तो 5 है। मैं रिप्लेस कर रहा हूं बार बार कार्ड। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था, जब आप कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं तो पहले कार्ड के निकलने का चांस और दूसरे कार्ड के निकलने का चांस अलग अलग हो जाता है। लेकिन अब जब आप कार्ड को रिप्लेस करते हैं, मतलब मैंने कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, तो सारे कार्ड के निकलने का चांस क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब हर सिचुएशन दूसरे वाले सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करेगा, हर सिचुएशन एक नया सिचुएशन बन जाएगा। मैंने कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, तो आप जब आएंगे तो आपके लिए वो 52 कार्ड 52 ही रहेंगे ना। लेकिन अगर मैं कार्ड निकाल के चोरी कर लूंगा, एक कार्ड देख के निकाल के साइड कर लूंगा, तो आप जब कार्ड निकाले आएंगे तो आप 52 की जगह 51 रहेंगे, तो सिचुएशन बदल जाएगी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम देता है जब सारे सिचुएशंस, हर बार ट्रायल क्या हो, हर बार की जो ट्रायल है वो पहले बार पे डिपेंड ना करे। वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। विथ रिप्लेसमेंट जो है ये कहता है कि हर ट्रायल इंडिविजुअल है, एक ट्रायल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बाइनोमियल लगेगा। आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा। ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। अब सारे सिचुएशन को अलग अलग अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो n की वैल्यू आ गई 5। अब आप बात कर रहे हैं स्पेड्स के बारे में। जब स्पेड की हम बात करते हैं, स्पेड्स कितने हैं, 13 हैं। क्या होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स। स्पेड्स कितने हैं, 13 है। तो स्पेड्स के आने का चांस कितना है, 13/52। स्पेड्स के नहीं आने का चांस कितना है, 39/52। मतलब जो P है वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। Q कितना हो गया, 3/4 हो गया। जब स्पेड्स की बारी आ रही है तो मैं ये सिचुएशन आ गया, N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, सारे के सारे क्या हैं, स्पेड्स हैं। मतलब क्या निकाल लोगे डायरेक्टली, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। सारे के सारे क्या है, स्पेड्स। नंबर ऑफ स्पेड्स पूछ रहा है ना आपको। अब नंबर ऑफ स्पेड्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 आ सकता है। अगर मैं 5 ट्रायल ले रहा हूं तो पहली ट्रायल में एक भी स्पेड नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया। ऐसा समझ लो ना कि अगर मैं 5 बार ट्राई कर रहा हूं तो या तो कभी भी स्पेड नहीं आया, या तो एक बार आया, या तो 2 बार आया, तो 3 बार आया, तो 4 बार आया, तो 5 बार आया। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। मतलब जो एक्स है वो 0 1 2 3 4 5 बन सकता है। अब बोल रहे सारे के सारे स्पेड ही हैं, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 5, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, 5। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, 5c5 इंटू p टू दी पावर 5 इंटू q टू दी पावर 0। देखो ध्यान से, सक्सेस हर बार हो रहा है, फेलियर एक बार भी नहीं हुआ। इसका मतलब 5c5 की वैल्यू 1, p की वैल्यू आ गई 1/4 की पावर 5, q की वैल्यू आ गई 3/4 की पावर 0। तो ये हो जाएगा 1/1024। एनी डाउट। चलो, अब बोल रहा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। 3 कार्ड्स आर स्पेस मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 निकालना है आपको, कि 3 ही बार स्पेड आया, बाकी 2 बार नहीं आया।
तो फॉर्मूला क्या लिखोगे 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2। देखोगे ध्यान से 3 बार सक्सेस हुआ 2 बार फेलियर हो गया। तो ये हो गया 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 पी कितना है 1/4 की पावर 3 क्यू कितना है 3/4 की पावर 2। खत्म। एक भी स्पेड नहीं आया। एक भी स्पेड नहीं आया मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 5c0 इंटू पी की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 5। एक भी स्पेड नहीं आया मतलब सक्सेस क्या हो गया 0 और फेलियर क्या हो गया 5, क्योंकि पांचों बार कुछ और आया। वही तो कह रहा है स्पेड की जब बात हुई तो मैंने सक्सेस को माना कि स्पेड आया। जब स्पेड की बात कर रहा हूं तो मैं उसको सक्सेस मानूंगा और इसको फेलियर मानूंगा, हाँ या ना। तो पी की पावर 0 क्यू की पावर 5, 5c0 क्या हो जाएगा 1 इंटू ये तो हो गया 1 × क्यू के जगह आ जाएगा 3/4 की पावर 5। सारे सिचुएशन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Sonal and Ananya are playing a game by throwing a die alternatively till one of them gets a 1 and wins the game. Find their respective probability of winning if Sonal start fast. मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं let probability that Sonal wins। मैं ये निकालूंगा। मैं क्या निकालना चाहूंगा कि सोनल जीते। सोनल जीते उसका क्या चांस है। सोनल शुरू कर रही है, मान लो सोनल अगर शुरू कर रही है, मान लो पहली बार में जीत गई, हाँ या ना। क्या बोल रहा है सोनल एंड अनन्या आर प्लेइंग ए गेम बाय थ्रोइंग ए डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 1 एंड विंस द गेम। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ सोनल स्टार्ट फर्स्ट। मैं सोनल का विन निकाल रहा हूँ, 1 माइनस कर दूंगा तो अनन्या का विन आ जाएगा। मान लो सोनल पहली बार में जीत गई, ठीक है। सोनल पहली बार में हार गई, अनन्या भी हार गई, फिर सोनल को मौका मिला, सोनल जीत गई। सोनल हार गई, अनन्या हार गई, फिर से सोनल हार गई, अनन्या हार गई, फिर सोनल को मौका मिला, सोनल जीत गई। ये कहानी कंटिन्यू होती रहेगी। एन फाइनाइट है, आप पहली बार में जीत गए N1, 3 बार में जीते N3, N5, हाँ या ना। एन इज ए फाइनाइट नंबर। अब पहली बार में सोनल जीती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार में 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6 प्लस दूसरी बार में सोनल दूसरा अगर ये वाला सिचुएशन ले रहा हूँ, सोनल हार गई, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6, अनन्या भी हार गई 5/6, फिर सोनल जीत गई 1/6। सोनल हार गई 5/6, अनन्या हार गई 5/6, सोनल हार गई 5/6, सोनल अनन्या हार गई 5/6, सोनल जीत गई 1/6। ये कहानी चलता रहेगा, हाँ या ना। अब मेरे को सोनल का विन निकालना है। ध्यान से देखोगे तो ये एक जीपी बन रहा है। इस जीपी को अगर आप नेक्स्ट टर्म बाय डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म करोगे तो 5/6 इंटू 5/6 जो है वो आपका रेशियो निकल के आ रहा है। रेशियो क्या निकल के आ रहा है 5/6 इंटू 5/6, हाँ या ना। ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है। रेशियो मेरा निकल के आ रहा है 25/36। ध्यान से देखा जाएगा तो ये एक जीपी बन रहा है। तो इसका सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एस इनफाइनाइट क्या होता है a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी होती है 1/6 डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है 25/36। सो इट इज 1/6 इंटू 36/11। 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ आ गया 6, तो ये कितना आ गया 6/11। सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनल कितना आ गया भाई 6/11 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट अनन्या विंस कितना आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकाल लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मार्क बना के रख लो, ठीक है। आगे बढ़े चलो। In 3 trials of a binomial distribution, the probability of 2 success is 9 times the probability of 3 success. मतलब probability of x is equals to 2 is 9 times the probability of x is equals to 3 in 3 trials of a binomial distribution। मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 दी गई है। फॉर्मूला लगाएंगे 3c2 इंटू p की पावर 2 इंटू q की पावर 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 3c3 इंटू p की पावर 3 इंटू q की पावर 0, हाँ या ना। यही दिया है मेरे को क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट मेरे को यही दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। q की पावर 0 ये तो कट गया 1 बन गया। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा कट करूंगा, यहाँ पी स्क्वायर है यहाँ पी क्यूब है, तो क्या बचेगा सिर्फ p बचेगा। 3c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3c2 को मैं लिख सकता हूँ 3c1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 3c3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा p। कोई दिक्कत
3c1 मतलब 3 × Q इज इक्वल टू 9 × P। तो Q की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 3P के बराबर आ गई सॉल्व करने पे। अच्छा मेरे पास एक और कहानी है कि जो P प्लस Q होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो Q की वैल्यू है 3P के बराबर, तो P प्लस 3P कितना हो गया, 1 हो गया। 4P की वैल्यू 1 आ गई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। Q की वैल्यू हो जाती है 3P, Q की वैल्यू हो जाती है 3P, तो 3 × 1/4 3/4। P और Q आपको मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। सक्सेस क्या है, 1/4 है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। साउंड चेक करें, काफी टाइम है। आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 6, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड n times. Let the random variable x denote the number of times the head occurs if probability x equals to 1, probability x equals to 2 and probability x equals to 3 are in AP. Find the value of n. एन अनबाइस्ड कॉइन है, टॉस कितने बार कर रहे हैं, n बार कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल x क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर, मतलब सक्सेस क्या हो जाएगा, 1/2। हेड आने का चांस, फेलियर भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और n तो n ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 क्या है, एपी में है। अगर 3 लोग एपी में होते हैं तो मिडिल वाले का डबल बाकी दोनों का सम होता है। तो कहना है राइट 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3। हाँ या ना। अब 2 इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, nc2 इंटू पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर n-2 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, nc1 इंटू पी की पावर 1 इंटू क्यू की पावर n-1 प्लस nc3 p की पावर 3 q की पावर n-3। p और q दोनों बराबर है, p और q दोनों बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू nc2। p और q अगर बराबर है तो इसको मैं लिख दिया p की पावर n, nc1 इंटू p और q बराबर है तो इसको मैं लिख दिया p की पावर n प्लस nc3 p और q बराबर है, इसको मैं लिख दिया p की पावर n। एनी डाउट, p की पावर n, p की पावर n, p की पावर n कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, 2 इंटू nc2 इक्वल टू nc1 प्लस nc3। क्या बच रहा है मेरे पास, 2 इंटू nc2 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3। तो 2 इंटू nc2 को मैं क्या लिखूंगा, n इंटू n-1 अपॉन 2, nc1 को लिखूंगा n प्लस nc3 को लिखूंगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3। ऐसा लिख सकता हूं मैं, अपॉन 3 का फैक्टर, अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। nc3 मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, nc1 मतलब n और nc2 मतलब होता है n इंटू n-1 अपॉन 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ आ गया n प्लस, एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा सा कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं, बेटर रहेगा। यहाँ अगर मैं n ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ 6 है, ये क्या हो जाएगा 6n प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2, n-1 इंटू n-2 जो है वो बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। उसमें अगर n मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n ऐसा बनेगा, है ना। होल डिवाइडेड बाय क्या है 6, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब अगर मैं इसको एक काम और करने से होता, टाइम सेव हो जाता हमारा। एन कॉमन ले लेते ना, इजी बन जाता थोड़ा सा, बना के दिखाऊं, मतलब एन क्यूब का यूज नहीं आता, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा था। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी बन जाएगा। ये बन जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल टू 6n प्लस एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n। हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले इधर एन क्यूब है, एन क्यूब रहने दो, 6n स्क्वायर को उधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 9n स्क्वायर, 6n प्लस 6n 12n प्लस 2n कितना आ जाएगा प्लस 14n इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये n गया खत्म हो गया, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0।
n इंटू एन माइनस सेवन माइनस टू इंटू एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू एक 7 आई, एक 2 आई। आप बोलोगे सर किसको यूज करें? अगर एन की वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहाँ क्या 2 रख सकते हो? दो लोगों में से कभी 3 लोग चूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एन की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 7 आ गई। एन इक्वल टू 2 जो है वो कैंसिल हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 80%। मतलब 0.8। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 0.8 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। थोड़ा टाइम ले लेते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0.8, उसको उधर भेज दिया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इज लेस देन 1 माइनस 0.8 0.2। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू सॉरी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 लेस देन 0.2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? nc0 इंटू हेड की बात हो रही है तो सक्सेस क्या हो जाएगा? 1/2। फेलियर क्या हो जाएगा? 1/2। तो nc0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n इज लेस देन 0.2। nc0 की वैल्यू 1 हो गई, 1/2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो गई। तो मेरे पास बचा क्या? 1/2 की पावर n जो है वो लेस देन क्या हो गया? 0.2 हो गया। 2 की पावर n जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0.2 हो गया। पलट दिया मैंने, सॉरी 2 की पावर n जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया 1/0.2। मतलब 2 की पावर n जो हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो गया? 5 हो गया। 2 की पावर n ग्रेटर देन 5 तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? n 1 रखोगे तो 2 ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, n 2 रखोगे तो 4 ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, n 3 रखोगे तो 8 ग्रेटर देन 5। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन? n इज इक्वल्स टू 3। मिनिमम 3 बार उसको फेंकना ही पड़ेगा, तीसरी बार में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। मतलब P की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 3/4 दी गई है। और Q की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/4 दी गई है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0.99, यही बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0.99। अब उसको उधर भेज दिया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 यह आ गया 0.01। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 क्या आ गया? लेस देन 0.01। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 क्या आ गया? लेस देन 0.01। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या आ गया? लेस देन 0.01। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? nc0 इंटू पी की पावर 0 इंटू क्यू की पावर n माइनस 0 लेस देन 0.01। इसकी वैल्यू 1 बन गई, इसकी भी वैल्यू 1 बन गई। Q बचा। Q कितना होता है? 3/4। 3/4 की पावर n जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 1/100 होना चाहिए। 3/4 की पावर n जो है उसको मैं लेस देन क्या लिखूंगा? 1/100 लिखूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? n की वैल्यू रखते जाएंगे, n की वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो। एक गलती कर दिया मैंने। P दिया है 3/4, Q हो जाएगा 1/4। Q कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 की पावर n लेस देन 1/100 दिया है
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर n ग्रेटर देन 100? पलट दिया दोनों को, 4 की पावर n ग्रेटर देन 100, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम 4 हो जाएगी, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 नहीं काम देगा, 2 नहीं काम देगा, 3 नहीं काम देगा, n इज इक्वल्स टू 4 में 256 आएगा, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4। मतलब उसको मिनिमम कितने बार हिट करना पड़ेगा,